सभी प्यारे विद्यार्थियों का टेक्निकल एक्सप्रेस परिवार में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ आपका दोस्त जी आर चौधरी और आज हम जयपुर मेट्रो मेंटेनर के एग्ज़ाम के पेपर के हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप एक बार देख लीजिए इसका सिलेबस क्या है जयपुर मेट्रो का। इसमें जो 50 क्वेश्चन होंगे वो होंगे थ्योरी से रिलेटेड और 10 क्वेश्चन होंगे जीके और करंट अफेयर्स से और 10 क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस से, 10 क्वेश्चन गणित से और 5 क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर ज्ञान से होंगे और 5 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर और 5 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से। तो ये है अपना सिलेबस। तो इसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी होगी। सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी अपने ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उस पे। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी पे ध्यान देंगे, हमें बाकी अन्य पर भी ध्यान देना है, क्योंकि मेरिट क्वालिफाई करने के लिए जो बाकी और है जो जीके साइंस गणित ये सब भी बहुत मायने रख रहे हैं। तो हमें इन पर भी ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि हम सिर्फ 50 नंबर लेके आ जाएंगे तो भी हम पास नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें इन सभी को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का चयन किया गया है ये टेस्ट सीरीज बनाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक ये सिंबल दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये कौन सा चिन्ह है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो ये चेतावनी चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, निषेधात्मक चिन्ह है या सूचनात्मक चिन्ह है। आपको इन ऑप्शनों में से पहचानना है कि ये चिन्ह कौन से प्रकार का है। तो दोस्तों ये फर्स्ट एड जो प्राथमिक उपचार का सिंबल है, इससे हमें सूचना मिलती है कि यहाँ पे या प्राथमिक सेवा कोई उपचार की सेवा उपलब्ध है या फिर कोई मेडिकल सर्विस यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये सूचना दे रहा है हमें इस बात की। तो ये सूचनात्मक चिन्ह होगा। तो ये सूचनात्मक चिन्ह है। तो जान लेते हैं कि इन बाकी सभी ऑप्शनों सभी चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। जो चेतावनी चिन्ह होते हैं वो त्रिभुज की आकृति में होते हैं और इनकी जो पृष्ठभूमि होती है वो पीले रंग की होती है और आकृति होती है वो काली होती है। ये चेतावनी चिन्ह की आपको याद रखना है। त्रिभुज के आकार में, पीली पृष्ठभूमि और काली आकृति। इसके बाद है आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह ये वर्ताकार आकृति में होते हैं और इनकी पृष्ठभूमि है वो नीले रंग की होती है और जो आकृति है वो सफेद रंग से बनाई जाती है। आवश्यक चिन्ह। इसके बाद है निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह वो होते हैं जो किसी कार्य को करने से मना करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये जो चिन्ह है ये वर्ताकार लाल कलर के वर्ताकार आकृति में वो क्रॉस का चिन्ह होता है और इसकी पृष्ठभूमि है वो सफेद कलर की होती है और आकृति है वो काले रंग से बनाई जाती है। वो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सूचनात्मक चिन्ह और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि अग्नि का समन क्या है। देखिए अग्नि जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। अगर अपने पास 3 चीजें हैं तभी हम अग्नि जला सकते हैं। पहली है ईंधन। अगर अपने पास ईंधन है तो हम अग्नि जला सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ऊष्मा भी चाहिए। ऊष्मा के इसके अलावा ऊष्मा के अलावा हमें ऑक्सीजन भी अग्नि जलाने के लिए आवश्यक है। तो इसमें पूछा गया है कि अग्नि का समन क्या है। अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना,
जल का उपयोग करके तापमान कम करना और अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। जो शमन प्रक्रिया है वो होती है अग्नि से ईंधन को अलग करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये है 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत के उपकरणों में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो देखिए विद्युत की अग्नि लगी होती है उसमें हम जो अग्निशामक प्रयोग लेते हैं, एक तो होता है जो CO2 टाइप होता है वो, और एक होता है हेलोन टाइप। तो हेलोन टाइप तो वैसे सामान्यतः सभी प्रकार की आग में बुझाने के लिए काम में लिया जा सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो हेलोन टाइप है ये जो है खुली जगह में ही हम इसको काम में ले सकते हैं, या फिर जहाँ पे बिजली के जो तार है वहां पे उपकरणों में लगी हुई आग को काम में बुझाने के लिए काम में ले सकते हैं, क्योंकि इससे जहरीली गैस उत्पन्न होती है। और ये जो हेलोन टाइप है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर ब्रोमोक्लोरो डी फ्लोरोमीथेन इनसे बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हेलोन टाइप, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर हो गया, अब 4 नंबर की तरफ चलते हैं। अब इसमें ये चित्र दिया गया और हमसे पूछा गया है कि ये कौन सा औजार है। हमें पहचानना है कि ये औजार कौन सा है, सॉरी इसका उपयोग क्या है। सबसे पहले बता दे रहे हैं कि ये कौन सा औजार है, इसका नाम है प्रिंसर। और ये क्या काम आता है, ये सामान्यतः जो सुथार जो लकड़ी का काम करते हैं वो इसके काम में लेते हैं। वो किले जो ठोकी हुई होती है, जो सही से नहीं ठोकी होती, उसको वापस निकालने के लिए इस प्रिंसर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा ऑप्शन ए में दिया गया होल्डिंग द हॉट सब्सटेंस, यानी कि गर्म पदार्थों को पकड़ना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कटिंग एंड ट्विजिंग द वायर्स, तारों को मोड़ना और काटना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी से कीले निकालना। और डी ऑप्शन में दिया है लूजिंग एंड टाइटिंग द बोल्ट्स एंड नट्स, यानी कि नट बोल्टों को ढीला करना या फिर कसना। तो इसका यही उपयोग है कि लकड़ी की किले वो है वो निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, ये फिर से चित्र दिया है हमें और पूछा है कि इस औजार का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायनोंगल कटिंग प्लायर्स। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कॉम्बिनेशन प्लायर। सी में दिया है वायर स्टिपर। और डी में दिया है क्रिपिंग टूल। तो हमें पहचानना है कि ये इनमें से कौन सा है। तो ये जो है ये है डायना डायनोंगल कटिंग प्लायर। इसका उपयोग ये होता है कि जो धात्विक चादरें होती है उनको काटने में, केबल का इंसुलेशन काटने में इसे काम में देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइंस इन द बेसिक कैटेगरी, यानी कि मूल श्रेणी के सचेतक चिन्ह, यानी कि जो वार्निंग चिन्ह होते हैं उनकी पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो वार्निंग चिन्ह है वो जो लाल रंग के गोलाकार आकृति में और एक पट्टी की आकृति में होते हैं। तो उनकी जो पृष्ठभूमि है वो होती है इसकी सफेद सफेद होती है इसकी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है
कि जो विद्युत उपकरण है उनमें लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हेलोन प्रकार का जो है वो हम इसमें काम में ले सकते हैं। तो बाकी सभी तो जो है झाग प्रकार ये सब तो हम नहीं ले सकते। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि व्हाट इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोडक्ट्स हीट। अपशिष्ट निदान की कौन सी विधि है जो गर्मी पैदा करती है। तो रिसाइकलिंग है, कंपोस्टिंग है, या फिर इंसिनरेशन है, या फिर वेस्ट ऑफ कॉम्पेक्शन है। तो जो अपशिष्ट संघनन है इसका सही उत्तर होगा। इससे इसमें क्या है, इससे गर्मी पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि धुएं से सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा कवच का उपयोग किया जाता है। इनमें ऑप्शन दिया है, इनमें से किसका जो है धुएं से सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमें इनमें से इसको पहचानना है कि एप्रन है, चश्मा है, कान कवच है, या फिर नाक कवच है। तो ये सही सी बात है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाक कवच है वो धुएं से सुरक्षा के लिए काम में लिया जाता है। ये यहाँ पे जो पीपी है इसका पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये देखो यहाँ पे दिया भी है, ये इसकी फुल फॉर्म है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि BIS का पूरा नाम क्या है। तो हमें इसका पूरा नाम बताना है कि इसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी में दिया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सी में दिया है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और डी में दिया है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका जो सही उत्तर होता है वो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल नहीं होता है, इंडियन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स। यानी कि जो भारी भार उठाने के लिए और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो हमें इनमें से पहचानना है कि किस पद्धति का उपयोग भारी भरकम लोड को उठाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है विंच। ऑप्शन नंबर बी में है क्रेन एंड स्लिंग्स। और सी में है लेयर्स एंड रोलर्स। और ऑप्शन नंबर डी में है मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रेन एंड स्लिंग्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई। ये देखो पहले आपने क्वेश्चन में इसका पूरा नाम आया भी था, और अब मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि इसका पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और यहाँ पे जो सिंबल दिया गया है और इसमें से पूछा गया है कि ये जो पीपीई किट है इसका नाम क्या है। तो क्या ये नोज मास्क है, क्या ये हेड शील्ड है, क्या ये फेस शील्ड है, क्या ये हैंड स्क्रीन है। तो ये जो है ये सर का कवच है, हेड शील्ड है। इससे सिर पे पहना जाता है। और ये जो आप यहाँ पे मेरा जो कर्सर देख रहे हैं यहाँ पे एक ग्लास होता है, इससे हम बाहर देख सकते हैं। और इसके ऊपर ये जो है ये धात्विक चादर से बना होता है। अगर कोई औजार वगैरह अगर ऊंचाई से गिरे, अगर यहाँ पे सिर पे पड़े तो सिर में चोट नहीं आती है, इससे सिर की सुरक्षा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, और ये वही क्वेश्चन है जो अक्सर हमें एग्जाम में देखने मिलते हैं, वहीं से इनका चयन किया गया है। तो वाकई में ये मजेदार क्लास बनने वाली है, और ये अपनी अपनी तैयारी को बहुत ही परफेक्ट बनाने वाली है। तो आप के साथ बने रहे।
क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज। तो ऑप्शन नंबर ए में है ऊष्मीय सिद्धांत, बी में है चुंबकीय सिद्धांत, सी में है रासायनिक सिद्धांत और डी में है दारितीय सिद्धांत। देखिए जो फ्यूज होता है वो ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। ये क्या है, किसी जो फेज का वायर होता है उसके श्रेणी क्रम में, पूरे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इसको। अगर धारा का मान अगर लिमिट से अधिक है तो ये गर्म होगा, गर्म होकर पिघल कर परिपथ को मेन स्रोत से अलग कर देगा। इससे क्या होगा कि जो उपकरण लगे हुए हैं आगे उसमें धारा का मान अधिक होने पर वो जलने से बच जाएंगे, तो वहां पे ओवरलोड नहीं होगा। तो इसलिए पहले फ्यूज उड़ जाता है तो आगे जो पूरा सर्किट होता है आगे का वो सेफ रह जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि जो 300 वाट से अधिक क्षमता वाले बल्ब होते हैं उनमें कौन से होल्डर काम में लिए जाते हैं। देखिए वैसे हमारे जो है बुक्स है, सिलेबस है, उनमें 4 टाइप के होल्डर्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। पहला है बायोनेट कैप होल्डर। ये जो होल्डर है, ये जो हम लटकाने वाले जो होल्डर होते हैं ना, आपने खंभों पे या फिर अपने घर में ये कहीं पे देखे होंगे, जो लटकाने वाले होल्डर होते हैं उनको बायोनेट कैप होल्डर बोलते हैं। अब बी नंबर ऑप्शन है स्क्रू टाइप होल्डर। ये बायोनेट कैप होल्डर है, इनमें 60 से 200 वाट तक के बल्ब हम इनमें लगा सकते हैं, काम में ले सकते हैं। स्क्रू टाइप होल्डर, स्क्रू टाइप होल्डर जो है वो आजकल इन दिनों में तो काम में नहीं लिए जाते, आपको देखने में नहीं मिलेंगे। जो पुराने टाइम में जो टॉर्चें आती थी जो जलाने वाली, तो लाइट करने वाली, तो उसमें काम में ले जाते थे। उनका जो बल्ब होता था वो उसमें कसा जाता था। ये होल्डर पीतल का बना हुआ था और इसकी बॉडी कैथोड का काम करती थी और इसके पीछे एक टर्मिनल होता था, वहां पे एनोड जोड़ा जाता था। ये आजकल काम में नहीं लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर। ये एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर ये जो होते हैं ये 200 से 300 वाट की क्षमता के जो बल्ब होते हैं उनमें काम में लिए जाते हैं। अब गोलियत एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर जो होते हैं ये 200 से 300 वाट के क्षमता के बल्बों में काम में लिए जाते हैं। ये गोलियत एडिसन स्क्रू ये पोर्सिलिन से बनाए जाते हैं। पोर्सिलिन क्या है कि अधिक तापमान को सहन कर सकता है और ये जो 200 से या 300 वाट के जो बल्ब हैं ये तापमान हीट बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, तो इसलिए इनमें ये गोलियत एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर काम में लेने पड़ते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि एचआरसी फ्यूज की क्षमता कितनी होती है। तो आप सभी एक काम करेंगे कि कमेंट में बताएंगे कि एचआरसी की फुल फॉर्म क्या है, और इसका उत्तर तो मैं यहाँ पे बता ही दूंगा कि इसकी जो रेटिंग है वो क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 5 से 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी में है 2 से 60 एम्पियर और ऑप्शन नंबर सी में है 30 से 1000 एम्पियर और ऑप्शन नंबर डी में है 5 से 3000 एम्पियर। देखिए जो एचआरसी फ्यूज होते हैं उनकी रेटिंग होती है 3 से 1000 एम्पियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका फुल फॉर्म कमेंट में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि ईएलसीबी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इलेक्ट्रॉन लीकेज सर्किट कैपेसिटिव बोर्ड, सी में है इलेक्ट्रिक लाइन कट बार और ऑप्शन नंबर डी में है इलेक्ट्रिक लाइन सर्किल बोर्ड। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी जो है ये जो रिसाव करंट है उसको रोकने के लिए काम में ली जाती है। ये कम से कम 100 मिली एम्पियर करंट पर प्रचलित हो जाती है। जो लीकेज करंट है उसका मान हमारे घर का या फिर जहां भी हम जो विद्युत की स्थापना करते हैं
उसके फुल लोड के 1/5000वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। ये अपने जो आईई का नियम है, इंडियन इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार हमें 1/5000 के मान से अधिक नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, 2MnO2 ये कुछ नहीं होता है, और डी में है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। तो आपको पहचानना है कि वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में किसे काम में लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये CuSO4 है जो डेनियल सेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं, और H2SO4 वोल्टाइक सेल में काम में लिया जाता है। NaCl और MnO2 ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं है, इसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्ण चार्जिंग अवस्था में लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2.2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1.28, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2.0 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1.18। आपको बताना है कि इनमें से इसका सही उत्तर क्या है। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब लेड एसिड सेल पूर्ण चार्ज होता है तो उसका अपेक्षित घनत्व, इलेक्ट्रोलाइटिक का अपेक्षित घनत्व 1.25 से 1.28 होता है, और उसका विद्युत वाहक बल 2.2 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्यथा अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है तो आप इसे रहने दें। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हम रोज इसकी क्लास लेके आते हैं, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अधिक बड़े जॉब पर वर्तीय मार्किंग करने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्क्राइबर, ऑप्शन नंबर बी है डिवाइडर, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेमल और ऑप्शन नंबर डी है ट्राई स्क्वायर। आपको बताना है कि जो बड़े आकार के जो जॉब होते हैं वहां पे वर्तीय मार्किंग करने के लिए कौन सा औजार काम में लेंगे। देखिए जो स्क्राइबर होता है वो हम एक इससे वर्तीय मार्किंग नहीं कर सकते, हम एक सीधी रेखा में जो जो स्केल है उसकी सहायता से सीधी मार्किंग कर सकते हैं। डिवाइडर होता है, ये जो छोटे जॉब में हम हम अपनी सामान्य भाषा में इसको प्रकार बोलते हैं, तो छोटे जॉब में वहां पे वर्त इससे बना सकते हैं। ट्रेमल होता है, ये बड़ी जॉब होती है वहां पे इससे वर्तीय मार्किंग की जाती है। तो इसका सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी ट्राई स्क्वायर जो होता है वो होता है कि किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष लंबवतता मापने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। इसकी दो भुजाएं होती है और दोनों भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि SWG का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्टैंडर्ड वायर ग्रिल, ऑप्शन नंबर बी है स्टील वायर ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर सी है स्टैंडर्ड वायर गेज और ऑप्शन नंबर डी है स्टैंडर्ड वायर ऑफ गोल्ड। आपको बताना है कि SWG का सही नाम क्या है। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टैंडर्ड वायर गेज। ये जो होता है ये किसी तार का व्यास मापने के लिए काम में लिया जाने वाला उपकरण है, इसे SWG बोलते हैं शॉर्ट में।
और इससे हम 0 से 36 SWG के तार को माप सकते हैं। जो सबसे बड़ा होता है, जब जिसका सबसे बड़ा व्यास होता है, वो होता है 0 SWG, और सबसे कम वाला जो होता है वो होता है 36 SWG। जो जो इस SWG का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे इसके व्यास का मान कम होता जाएगा। एक होता है AWG, उसका पूरा नाम होता है अमेरिकन वायर गेज। उसमें भी यही सेम प्रोसेस होती है, और जो जो उसका मान बढ़ता है तो उसके जो व्यास है उसका मान कम होता जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है? H2SO4, CuSO4, 2MnO2 और Fe3O4। देखिए H2SO4 ये तो अभी आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, सॉरी वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम में लिया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी जो है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, ये डेनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में काम में लिया जाता है। और 2MnO2 तो कुछ होता नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी जो है Fe3O4, ये इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चुंबक वाहक बल यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वेबर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एम्पियर टर्न, ऑप्शन नंबर सी में दिया है टेस्ला, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मैक्सवेल। देखिए इसका सही उत्तर होगा एम्पियर टर्न। चुंबक वाहक बल यानी कि MMF का मात्रक एम्पियर टर्न होता है। वेबर जो होता है वो होता है चुंबकीय फ्लक्स का, और टेस्ला होता है वो होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। मैक्सवेल भी वेबर का ही वो फ्लक्स का ही एक मात्रक है, और 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि सिलिकॉन का स्टेरिस स्थिरांक क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि स्टेरिस स्थिरांक होता क्या है। तो स्टेरिस स्थिरांक वो जो होता है, उसे जो चुंबकित और विचुंबकित होने में जो ऊर्जा खपत होती है, जो उसका जो स्थिरांक है, जो उसका मानकीकरण है, उसको स्टेरिस स्थिरांक कहते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है 0.01, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0.012, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0.009, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0.004। आपको बताना है कि इनमें से सिलिकॉन का स्टेरिस स्थिरांक क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और हाई कार्बन स्टील का होता है 0.0012, माइल्ड स्टील का होता है 0.009, और एनिल्ड स्टील कास्ट स्टील का होता है 0.008, और रोट आयरन का होता है 0.004। ये आपको याद रखने होंगे, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये पहले पेपर में आया हुआ है। तो आप सिलिकॉन का ना आकर अब किसी और का आ जाए तो आपको ये सभी याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि हेलिक्स का नियम प्रयोग होता है। ऑप्शन है धारा का मान ज्ञात होने पर विद्युत वाहक बल मान ज्ञात करने के लिए, प्रतिरोध का मान ज्ञात होने पर प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए, या फिर विद्युत धारा की दिशा ज्ञात होने पर चुंबकीय ध्रुव ज्ञात करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हेलिक्स का नियम है वो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात होने पर चुंबकीय ध्रुव ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। देखिए इससे एक सोलेनॉइड को हम अपने दाएं हाथ की मुट्ठी से पकड़ेंगे, इसमें जो अंगुलियां होगी वो चुंबकीय धारा की दिशा को व्यक्त करेंगी, और जो अपना अंगूठा होगा वो उत्तरी ध्रुव को बताएगा कि ये एन पोल है इस तरफ। तो इससे हम चुंबकीय ध्रुव
याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि एक कॉइल में 600 टर्न है और इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 0.004 वेबर फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो कॉइल का इंडक्टेंस क्या होगा? तो देखिए, कॉइल का इंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है L बराबर N फाई बटा I। तो N का मतलब होता है टर्न्स और फाई का मतलब होता है फ्लक्स और I मतलब धारा। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे, आप अपने रफ रजिस्टर में इसको सोल्व करके देखिए, तो इसका जो उत्तर होगा वह 0.06 हेनरी आएगा। आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप परीक्षा में बड़े आराम से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि टेस्ला स्पेस का मात्रक है। अभी मैंने पिछले एक क्वेश्चन में बताया था, ऑप्शन में हमें टेस्ला दिया हुआ था, तो ये फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। टेस्ला जो होता है वो फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। चुंबक वाहक बल का अभी मैंने बताया था, एम्पीयर टर्न होता है और रिलक्टेंस का ओम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, रिलक्टेंस का ओम नहीं होता है, इसका होता है एम्पीयर टर्न बटा वेबर, एफएम बटा फाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आवर्ती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर बी है अवधिकाल, ऑप्शन नंबर सी है साइकिल प्रति सेकंड और ऑप्शन डी है हर्ट्ज। तो आपको बताना है कि इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है। लगता है आप सभी इस क्वेश्चन में सभी आप कंफ्यूज होंगे। देखिए, जो आवर्तकाल है वो होता है कि जो अपने साइन वेव है वो एक चक्र पूरा करने में कितना टाइम लेती है। ये यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जो इसने टाइम लिया है ये होता है आवर्तकाल, और इसी को ही अवधिकाल कहते हैं, इसका ही पर्यायवाची नाम है। और हर्ट्ज जो होता है वो एक सेकंड में ऐसे कितने चक्र पूरे करते हैं उसको हर्ट्ज, आवर्ती के जो मात्रक होता है उसको हर्ट्ज में मापते हैं, और इसको बोलते हैं साइकिल प्रति सेकंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको दूसरा नाम होता है आवर्ती का साइकिल प्रति सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब पूछा है कि सिलिकॉन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 6 होते हैं, या 3 होते हैं? देखिए, जो सिलिकॉन है वो एक सेमीकंडक्टर्स है और इसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक दूसरे से आपसी बंध बनाते हैं और सामान्य ताप पर ये अचालक की भांति काम करते हैं, और इनमें डोपिंग कर देने पर या फिर इसमें उष्मा देने पर ये चालक की भांति काम करने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर में डीसी आउटपुट 12 वोल्ट 50 प्लस प्रति सेकंड है, तब इनपुट एसी आवृत्ति क्या होगी? देखिए, जो हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं इनमें आवृत्ति, स्रोत आवृत्ति बराबर आउटपुट आवृत्ति होती है। इनपुट आवृत्ति बराबर आउटपुट आवृत्ति, और जो फुल वेव होते हैं वो 2 इंटू इनपुट आवृत्ति होते हैं। तो यहाँ पे हमें हाफ वेव रेक्टिफायर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पूछा गया है कि श्रेणी ए एम्पलीफायर की दक्षता कितनी होती है? देखिए, जो श्रेणी ए एम्पलीफायर है इनकी दक्षता सबसे
अधिक होती है। इनकी दक्षता 70 से 75 होती है और ये इनकी जो कलेक्टर धारा है वो पूरे टाइम पीरियड में प्रवाहित होती रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पूछा गया है कि निम्न में से यूजेटी के टर्मिनल कौन से हैं। तो आपको बताना है कि यूजेटी के टर्मिनलों के नाम क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है एमीटर बेस 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एमीटर बेस कलेक्टर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एनोड कैथोड गेट, और ऑप्शन डी में दिया है गेट ड्रेन सोर्स। देखिए जो यूजेटी है उसके टर्मिनलों के नाम होते हैं एमीटर बेस 1 और बेस 2। तो इस प्रश्न का तो उत्तर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब इसके अलावा एफईटी के ये जो गेट ड्रेन सोर्स है ये एफईटी के और मोसफेट के इन सब के सेम ही होते नाम। तो ये एफईटी के हो गए। ये एफईटी के हो गए। और एससीआर के होते हैं एनोड कैथोड और गेट। ये एससीआर के होते हैं। और डाई के होते हैं M1 और M2, और ट्राई के होते हैं M1 और M2 और गेट। आपको ये सभी याद रखने होंगे। इनके टर्मिनलों के नाम पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब पूछा गया है कि कार्टेज फ्यूज की धारा वहन क्षमता क्या है। देखिए फ्यूज 4 प्रकार के होते हैं। गोलाकार फ्यूज यानी कि राउंड फ्यूज, किटकैट फ्यूज, कार्टेज फ्यूज और एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज के बारे में हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा भी है, यहाँ पे भी आपको बता दूंगा। देखिए जो किटकैट फ्यूज होते हैं उनकी धारा वहन क्षमता होती है 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर। और जो कार्टेज फ्यूज होते हैं उनकी होती है 2 एम्पियर से 60 एम्पियर। और जो गोलाकार फ्यूज होते हैं उनकी रेटिंग होती है 0 से 5 एम्पियर। तो हमें यहाँ पे कार्टेज फ्यूज के बारे में पूछा गया है। तो कार्टेज फ्यूज की जो धारा रेटिंग है वो होगी 2 एम्पियर से 60 एम्पियर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे 33 नंबर प्रश्न में पूछा है कि 3 फेज लाइन का कलर क्रम क्या है। तो इसका कलर कोड क्या है। ऑप्शन ए में दिया है लाल काला हरा, ऑप्शन बी में है पीला नीला लाल, और ऑप्शन सी में है लाल पीला नीला, और ऑप्शन डी में है सफेद हरा लाल। इनमें से हमको पहचानना है कि ये 3 फेज लाइन का सही कलर क्रम क्या है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो 3 फेज लाइन होती है उनका कलर कोड होता है RYB। तो आर लाल, वाई येलो यानी पीला, और बी यानी ब्लू यानी नीला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब पूछा गया है कि इंडियन इलेक्ट्रिक कोड के अनुसार जो रिसाव करंट है उसका मान कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फुल लोड का 1000वां भाग, ऑप्शन नंबर बी में है 5000वां भाग, ऑप्शन नंबर सी में है 3000वां भाग, और ऑप्शन नंबर डी में है 4000वां भाग। आपको पहचानना है इसमें। देखिए हमने पहले एक क्वेश्चन में इसकी बात चर्चा भी की थी। ये होता है फुल लोड का 5000वां भाग। इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जो आईई कोड है उसके अनुसार इससे ज्यादा रिसाव करंट का मान नहीं होना चाहिए। और इसे रोकने के लिए ईएलसी भी काम में ली जाती है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि कम्यूटेटर से जुड़े कार्बन ब्रश की स्प्रिंग पर
कितना दबाव होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 0.005 से लेके 0.0025 केजी सेंटीमीटर तक। बी में है 0.01 से 0.25 केजी सेंटीमीटर। सी में है 1.3 से 2.7 केजी सेंटीमीटर और डी में 0.33 से 2.33 केजी सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.1 से 0.25 केजी सेंटीमीटर तक। जो कार्बन ब्रश है वो कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं, जो जनित्र मोटर होते हैं, तो उनसे धारा प्राप्त करने या फिर लेने के लिए कार्बन ब्रश हम प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब है किसी लेप वाइंड 8 पोल वाले आर्मेचर चालक में 800 चालक है और फ्लक्स का मान 15 मिली वेबर प्रति पोल है। यदि आर्मेचर की घूर्णन गति 500 आरपीएम हो तो पैदा हुए विद्युत बल का मान क्या होगा। देखिए जनित्र में पैदा हुए विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है E बराबर फाई जेड एन बटा 60 इंटू पी बटा ए। ये उसका फॉर्मूला है। देखिए E बराबर होता है पैदा हुआ विद्युत बल और फाई यानी फ्लक्स का मान, जेड यानी चालकों की संख्या, एन यानी घूर्णन गति आरपीएम और पी यानी पोलों की संख्या और ए यानी आर जो समांतर चालक है, समांतर पथों की संख्या। तो देखिए जो लेप वाउंड आर्मेचर होते हैं उनमें समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होते हैं और जो वेव वाउंड है उनमें समांतर पथों की संख्या 2 होती है। तो इसमें आप इसका मान रख के इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 100 वोल्ट। इसका सही उत्तर होगा। मैं यहाँ पे इसको सोल्व नहीं कर सकता, आप अपने रफ रजिस्टर में इसको सोल्व करके देखें तो इसका उत्तर 100 वोल्ट आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि किस मोटर को शून्य भार पर चलाने पर निम्न कोटि का टॉर्क पैदा होता है। डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर और यूनिवर्सल मोटर। देखिए जो डीसी सीरीज मोटर है इसको तो कभी भी शून्य लोड पर चलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इसकी जो गति है वो अत्यंत गंभीर रूप से बढ़ जाएगी और इसकी वाइंडिंग उखड़ सकती है। डीसी कंपाउंड मोटर में ऐसा कुछ नहीं है, वो शून्य भार या अधिकतम भार पर लगभग इसके टॉर्क में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं होता है और यही सेम कंडीशन यूनिवर्सल मोटर में होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर को अगर हम शून्य लोड पर चलाएंगे तो जो प्रारंभिक धारा होगी, धारा का मान बहुत कम होगा और जिससे टॉर्क भी बहुत कम बनेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसी डीसी वोल्टापारेशन लाइनों में बढ़ोतरी के लिए, वोल्टेज में बढ़ोतरी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है इंडक्टर, बी है स्पीकर, सी है ट्रांसफार्मर और डी है चॉपर। तो आपको बताना है कि डीसी वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे। देखिए इसका सही उत्तर होगा डी चॉपर। चॉपर को ये डीसी वोल्टेज को स्टेप अप करने में काम में लिया जाता है। इंडक्टर, स्पीकर, ट्रांसफार्मर जो एसी लाइनें होती है उसमें
उसके वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए काम में लेते हैं। स्पीकर ध्वनि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, और इंडक्टर जो होता है वो धारा का मान सीमित करने के लिए। जो ट्यूबलाइट सर्किट होते हैं इनमें, या फिर बहुत से जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी इंडक्टर का उपयोग होता है। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि यदि किसी डीसी मोटर में सप्लाई टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाए तो जनरेटर में तो क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कि मोटर जनरेटर की भांति कार्य करने लगेगी, बी में है मोटर की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, सी में है मोटर की दिशा वही रहेगी, और डी में है मोटर जल जाएगी। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन लगभग बच्चों का गलत होगा। अगर जिन्होंने सही किया उनको शाबाश। देखिए इसका सही उत्तर होगा मोटर की दिशा वही रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मोटर की दिशा परिवर्तित जब होती कि जब हम या तो जो फील्ड के टर्मिनल है उनको चेंज करते हैं, या फिर जो आर्मेचर है उनके टर्मिनल आपस में बदलते। लेकिन यहाँ पे दोनों के एक साथ चेंज हो गए। अगर सप्लाई के टर्मिनल अगर आपस में चेंज करें तो दोनों एक साथ चेंज हो गए, तो इसलिए दिशा वही रहेगी। अगर इस मोटर में हम स्थायी चुंबक काम में लेते तो दिशा जरूर परिवर्तित हो जाती, लेकिन क्योंकि उसमें वो जो फ्लक्स है, जो फील्ड फ्लक्स है वो स्थायी प्रकार का है, और जो सप्लाई केवल आर्मेचर को जाती है तो वैसे चेंज हो जाती है। लेकिन सामान्यतः जब जब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये बड़ी मोटरों में के लिए प्रश्न होता है और पूछा जाता है, तो उनमें स्थायी चुंबक काम में नहीं ली जाती है, उनमें विद्युत चुंबक काम में ली जाती है। तो इससे मोटर की दिशा वही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में है 10 से 20%, ऑप्शन नंबर बी में है 50 से 70%, सी में है 60 से 90%, और डी में है 90 से 98%। आपको बताना है इसका सही उत्तर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 90 से 98%। ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, और इससे स्टेप डाउन और स्टेप अप वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जाता है। इसमें पावर नियत रहती है ट्रांसफार्मर में, और ये केवल एसी वोल्टता पर ही कार्य करता है। अगर डीसी दी जाएगी तो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। आगे चलते हैं। आगे है 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि टर्सरी वाइंडिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। आपको बताना है टर्सरी वाइंडिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है फेज दोष निवारण के लिए, बी में है न्यूट्रल दोष निवारण के लिए, सी में है भूमि दोष निवारण के लिए, और डी में है धारा क्षमता वृद्धि के लिए। देखिए जो टर्सरी वाइंडिंग है ये ट्रांसफार्मर काम में ली जाती है। 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं जो स्टार टू स्टार होते हैं। उनमें कभी कभार क्या है कि न्यूट्रल पॉइंट जो है वो स्थिर नहीं रहता है। तो इस दोष को निवारण के लिए एक दोनों वाइंडिंगों के मध्य, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंगों के मध्य एक डेल्टा में संयोजित एक टर्सरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जिससे ये दोष दूर हो जाता है। आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट वर्तनों की संख्या 8 है और प्राथमिक वोल्टता 110 है। यदि V2 यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज का मान 25 वोल्ट हो तो सेकेंडरी वर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो ट्रांसफार्मर रेशियो है वो होता है V2, मैं मार्कर ले लेता हूं,
ये वाला लेता हूँ, V2 बटा V1 और बराबर N2 बटा N1। तो अब हमें ज्ञात करना है कि सेकेंडरी वर्तनों की संख्या क्या है। देखिए V2 का मान हमारे पास 25 वोल्ट है, 25 है, और V1 का मान हमारे पास है 110 वोल्ट है। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे दिया गया है कि प्रति वोल्ट वर्तनों की संख्या 8 है। ये प्राइमरी साइड की बात हो रही है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर 1 वोल्ट के लिए 8 टर्न है तो 110 वोल्ट के लिए कितने हो गए, 880 टर्न। और ये मैंने N2 लिख दिया, यहाँ पर N1 होगा। तो N2 बटा 800 880। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। या 0 से 0 कट हो गया, और ये 11 से ये 8 बार कट गया। अब N2 बराबर हो जाएगा 25 इंटू 8। तो 25 इंटू, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 200। 25 इंटू 8 करने में 200 आते हैं ना, तो 200 हो जाएंगे। देखिए ये सेकेंडरी टर्न्स है वो 200 है, और प्राइमरी टर्न्स 880 है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है कि एम्पियर मीटर से वोल्टेज मापने के लिए क्या करना होगा। ऑप्शन ए है समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध संयोजित करना होगा, बी में है श्रेणी में निम्न मान का प्रतिरोध संयोजित करना होगा, सी में है समांतर मान का उच्च प्रतिरोध संयोजित करना होगा, और डी में है श्रेणी में उच्च मान का प्रतिरोध संयोजित करना होगा। देखिए एम्पियर मीटर को वोल्टेज मापने के लिए, यानी कि वोल्ट मीटर में प्रयुक्त करने के लिए, उसमें श्रेणी में उच्च मान का प्रतिरोध संयोजित करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है, क्योंकि जो एम्पियर मीटर होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है, और उसकी जो कॉइल है अंदर की, करंट कॉइल स्थापित की जाती है जो मोटे तार से कम प्रतिरोध वाली होती है। तो उस उसके श्रेणी में उच्च मान का प्रतिरोध संयोजित करने से इसमें हमें वोल्टेज माप सकते हैं। आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी उपकरण से बिना भौतिक संयोजन के विद्युत धारा मापी जा सकती है, यानी कि उसको लाइन से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए है एम्पियर मीटर, बी है ओम मीटर, सी है मल्टीमीटर, और डी है क्लैंप ऑन मीटर। तो आपको इसका सही उत्तर बताना होगा। देखिए इसका सही उत्तर होगा क्लैंप ऑन मीटर। क्लैंप ऑन मीटर से क्या होता है कि जो सीधा एक वायर है, इससे सिर्फ धारा मापी जा सकती है, वोल्टेज प्रतिरोध ये कुछ नहीं मापा जा सकता, सिर्फ धारा माप सकते हैं। और क्योंकि जो किसी धारावाही चालक के चारों ओर जो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके प्रभाव पे काम करता है, और
सीधे तार पे इसकी क्लैंप लगा दी जाती है और इससे एम्पियर मापे जा सकते हैं। तो सही उत्तर डी होगा। आगे है, स्टार्टर में प्रयुक्त कॉन्टेक्टरों की प्रचालन क्षमता क्या होती है? 1 बार प्रति घंटा, 10 से 20 प्रति घंटा, 50 से 60 प्रति घंटा और डी है 100 से 200 प्रति घंटा। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि क्या है। कॉन्टेक्टर जो होते हैं, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर कई स्टार्टरों में होते हैं, तो जो उपकरण को सप्लाई से जोड़ने या तोड़ने का काम करते हैं, तो इनकी जो प्रचालन क्षमता होती है वो होती है 50 से 60 प्रति घंटा। आगे है 46 नंबर। इसमें पूछा गया है कि रोटर प्रतिरोध का स्टार्टर का उपयोग किस मोटर के प्रचालन में किया जाता है? जो रोटर प्रतिरोध टाइप स्टार्टर है उसका किस में काम में लिया जाता है? तो स्क्विरल केज मोटर, डीसी मोटर और स्लिप रिंग मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्लिप जो है ये मिस टाइपिंग से है, इसको यहाँ से कट कर देते हैं क्योंकि ऐसे तो कोई मोटर होती ही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा स्लिप रिंग मोटर। जो स्क्विरल केज मोटर है उनमें तो स्टार डेल्टा टाइप स्टार्टर प्रयोग में लिए जाते हैं या फिर ड्यूल स्टार्टर भी काम में लिए जाते हैं। ये स्लिप रिंग है, इनमें प्रतिरोध टाइप जो स्टार्टर होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। आगे है कि शेडेड पोल मोटर की मुख्य वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ऑप्शन नंबर शेडेड पोल पर, सेलिएंट पोल पर, दोनों पोलों पर या फिर किसी भी पोल पर नहीं। देखिए जो शेडेड पोल मोटर की मुख्य वाइंडिंग जो होती है वो सेलिएंट पोल पर स्थापित की जाती है और शेडेड पोल पर शेडेड रिंग स्थापित की जाती है जो सहायक वाइंडिंग का काम करती है। मुख्य वाइंडिंग जो होती है वो सेलिएंट पोल पर ही स्थापित होती है। आगे चलते हैं। आगे है वाटर टरबाइन अल्टरनेटर में किस रोटर का उपयोग किया जाता है? तो जो वाटर टरबाइन अल्टरनेटर है उनमें किस टाइप का जो रोटर है वो काम में लिया जाता है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। जो वाटर टरबाइन है उनकी गति क्या है, कम होती है। तो ये 375 से 1000 आरपीएम पे गति करते हैं। तो इनके लिए जो सेलिएंट पोल मोटर रोटर है इसमें जो चालकों की संख्या अधिक रखी जाती है और ये जो सिलेंड्रिकल रोटर है ये स्टीम टरबाइन होती है, उनमें काम में लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलिएंट पोल रोटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि यदि किसी अल्टरनेटर का लोड V संयोजित कर दिया जाए तो उसकी वोल्टता 480 वोल्ट से बढ़कर 660 वोल्ट हो जाती है। तो उसका प्रतिशत वोल्टता नियमन क्या है? देख देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि वोल्टता नियमन यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? तो वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है VNL NL माइनस VFL बटा VNL इंटू 100। इसको परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो अब अगर आप इसमें VNL यानी कि नो लोड पर क्या वोल्टेज है, VFL का मतलब है फुल लोड पर क्या वोल्टेज है, और जो इन दोनों का अंतर है उसमें नो लोड पर जो वोल्टेज है उसका भाग दे दिया जाता है और 100 से गुणा करके
इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो ज्ञात कर लिया जाता है। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास 37.5% उत्तर आएगा। आप इसे अपने रफ में कॉपी में सोल्व कर लें। आगे चलते हैं। अब पूछा है कि किसी सिरोपरि विद्युत लाइन में मोड में किस प्रकार के इंसुलेटर को काम में लिया जाता है। देखिए ऑप्शन ए है पिन इंसुलेटर, बी है सेकल इंसुलेटर, सी है सस्पेंशन इंसुलेटर और डी है स्टे इंसुलेटर। देखिए जो मोड में जो काम में लिए जाते हैं वो होते हैं सेकल इंसुलेटर। ये मोड में या फिर जो आखिरी खंभा होता है ना, वहां पे सेकल इंसुलेटर काम में लिए जाते हैं। पिन जो टाइप होते हैं वो सीधी लाइन में, सस्पेंशन जो होते हैं वो जो हाई टेंशन लाइनें होती है उनमें जो लटके होते हैं वो सस्पेंशन टाइप के होते हैं। और स्टे इंसुलेटर जो जिसको स्टे जो खंभों के को सहारा देने के लिए लगाई जाती है, उसमें से उसका जो करंट है वो जमीन पर न उतरे, तो उसे स्टे इंसुलेटर बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और आपके लिए विशेष सूचना है कि अगर आपको इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा। आप वहां पे जाके इन इनकी पीडीएफ को एक छोटे से शुल्क के साथ आप इनको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। आज की क्लास यहीं संपन्न करते हैं। धन्यवाद। टेक्निकल एक्सप्रेस परिवार की तरफ से आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।